अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर अभी भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां हजारों जिंदगियों को सही सलामत बचा चुकी हैं। लेकिन कई इलाकों में अभी भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, जो लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रही हैं। वहीं आज भी मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। ये मुहिम है सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने की। इस मुहिम में सेना भी जुटी है, एयरफोर्स भी जुटी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जुटी है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और वन विभाग की टीमें भी लगी हुई है। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, गुजरात में सैलाब संकट से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जिंदगी बचाने के इस अभियान में मौसम का बिगड़ा मिजाज लगातार अड़चने पैदा कर रहा है। बावजूद इसके ये तमाम रेस्क्यू टीमें अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद में जुटी हैं। ये तस्वीरें वडोदरा से आई है, जहां के एक रिहायशी इलाके में बहुमंजिला इमारतों में 3 दिनों से कैद लोगों तक सेना के जवान नाव के जरिए खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे, तो इन्हें देखकर बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली। इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहाँ पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। राहत की बात यह है कि वडोदरा की विश्वामित्रा नदी का वाटर लेवल अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं और प्रशासन की तरफ से साफ सफाई का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लगभग 8 फीट जैसा पानी इस मकान में भरा था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा दरवाजे से ऊपर तक का जो जल भराव की स्थिति थी वो इन मकानों में थी। 8 से 10 फीट पानी, जो कि मैं लगातार बीते 2 दिन से कहता भी आ रहा हूं। और बड़ौदा की अगर बात करें तो अंदर, यानी कि अकोटा की बात करें या जिस इलाके में कारेली बाग में मैं मौजूद हूं, यहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल था। लोगों का जो घर का सामान है वो बिखरा हुआ है, गंदगी ही गंदगी चारों तरफ देखी जा रही है। और इसी गंदगी से बड़ौदा को मुक्त करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पे अब भेजा गया है। अब अंदर की तरफ की स्थिति भी मैं कहूंगा साजिद आलम जी को आपको बताएंगे कि अंदर जो रोड की अंदर जो अलग अलग मकान आए हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं, जहां पे 3 से 4 दिन के बाद अब लोग अपने मकानों में वापस भी आ रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। नदी के पानी के साथ बड़े बड़े मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं, जिन्हें वन विभाग की टीमें लगातार पकड़ने में जुटी हुई है। अभी हमारी टीम, फॉरेस्ट की टीम काफी 5 दिन से वो खड़ी रही है और तुरंत सभी को कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। सर, सबसे बड़ा कितने फीट का है और कितने फीट के ये मगर आपने पकड़े? 10 जो पकड़े हैं। आज सुबह जो हमें कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था, वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है और EME सर्कल में भी एक आया था मगर,
EME सर्कल है, रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। वडोदरा की तरह ही राज्य की दूसरे बाढ़ प्रभावित जिलों में भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां नाव के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें द्वारका के कल्याणपुरा इलाके की है, जहां आज सुबह 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे राहत एजेंसियों तक इन लोगों की सूचना पहुंच रही है, बिना वक्त गंवाए उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मानसून सीजन के चलते पिछले 2 दिनों से द्वारका तहसील में बहुत भारी मात्रा में वर्षा हुई है। इस वर्षा के चलते द्वारका का जो अवार्डपाड़ा इलाका है उसमें लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इस दौरान हमारी इस टीम ने 95 लोगों का अभी तक सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। ये रेस्क्यू जो भी किया है वो हमारी NDRF की टीम ने ही किया है, लेकिन सिविल प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ का सिविल प्रशासन है वो काफ़ी एक्टिव है, जो समय समय पर हमारे को सूचना देता है कि कहाँ पे लोगों को रेस्क्यू को अंजाम देना है और कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जिन्हें सरकार के बनाए अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम प्रशासन की ओर से कर दिया गया है। ऐसे ही एक राहत शिविर में गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची। यहाँ पर जैसे ये एक रूम है, तकरीबन 350 से 400 लोग यहाँ पर जंगलापुरा के और जो आसपास के इलाके हैं एकता नगर के काफ़ी लोगों को यहाँ पर रिलोकेट किया गया है, क्योंकि लोगों के घर भी बह गए हैं, काफ़ी चीज़ों का और सामान का नुकसान भी हो गया है। लोगों को खाने के लिए RMC सप्लाई कर रहे हैं। 300-350 लोग का खाना रोज दोपहर को और शाम को और सुबह नाश्ता का भी इधर व्यवस्था कर रहे हैं। RMC पूरे जोर शोर में इधर आते हैं। सरकार मदद के अलावा मुसीबत की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं, जो लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचा रही हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, वडोदरा से अतुल तिवारी और राजकोट से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे गुजरात जैसे राज्य में अनुमान से ज्यादा बारिश ने सभी को चौंकाया है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि गुजरात में भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल यह है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो जवाब यह है कि आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका रूट होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के रास्ते में बारिश करते हुए आगे बढ़ते जाना। मगर इस बार बारिश वाले कम दबाव के क्षेत्र ने अपना रूट बदल लिया है, जिसके चलते ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए पश्चिम की तरफ जा रहा है, जिसके कारण गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में इतनी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में इस कम दबाव के क्षेत्र को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया या बड़ा वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता था तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता था और आप कह सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तर प्रदेश होता हुआ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ आता था और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती थी। लेकिन अब जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो पश्चिम दिशा में बढ़ने लगे हैं और ये आप कह सकते हो कि उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, कभी कभी विदर्भ और गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मानसून का पैटर्न है ये क्लाइमेट चेंज के कारण बदला है। अब अगर देखा जाए तो गुजरात में जो भारी से अति भारी बारिश हो रही है और हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश में, साउथ राजस्थान, गुजरात, ये जो सारे इलाके हैं ये जुलाई और अगस्त में बाढ़ जैसी स्थिति इसमें पैदा हो जाती है। इतनी ज़्यादा भारी बारिश होती है क्योंकि सारे वेदर सिस्टम पश्चिम दिशा का रुख कर रहे हैं। तो अभी जो गुजरात में भारी से अति भारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, उसका कारण भी यही है। सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जो वार्निंग है उसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका,
और कच्छ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है। और डे 2 की बात करेंगे तो कल के लिए जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, राजकोट और मोरबी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और इसके बाद डे 4 के लिए कोई हैवी रेनफॉल की वार्निंग नहीं है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका काम फुल रफ्तार से चल रहा है, जिसके चलते पहले चरण का काम करीब करीब पूरा होने को है। एक रनवे बनकर लगभग तैयार है, एटीसी टावर का काम भी लगभग पूरा हो गया है और टर्मिनल का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार है। लेकिन अभी इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी नजर आएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से अगर हम तुलना करें तो दिल्ली एयरपोर्ट में 3 रनवे हैं, जबकि इस जेवर में एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई ऐसी खूबियां होंगी जो कि देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर नजर नहीं आएंगी। मसलन कि ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण में 1 रनवे और 1 टर्मिनल होगा, जिसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की आवाजाही संभालने की होगी। चारों चरणों का काम पूरा होने के बाद ये क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर सब कुछ तय समय पर पूरा हुआ तो फिर अप्रैल 2025 में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भर सकती है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली झलक हम दिखा रहे हैं आपको, लगातार आपको हम आगे लेकर चल रहे हैं। अभी हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर टर्मिनल तैयार हो रहा है। ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये टर्मिनल है और इसके बैक साइड पर हम जहां खड़े हैं ये एप्रिन एरिया है। इसके बैक साइड पर एंट्री होगी, अराइवल होगा और ये जो एरिया है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ये डिपार्चर एरिया होगा। इसे एप्रिन कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो खड़े रहेंगे। लोग इस तरह से टर्मिनल से जो एंट्री गेट इसके पीछे के साइड है वहां से आएंगे और फिर यहाँ से आकर आप देखिए कि जो बोर्डिंग ब्रिजेस हैं वो भी यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं। वो जो आप व्हाइट कलर के जो सफेद रंग के देख रहे हैं वो बोर्डिंग ब्रिजेस हैं और उनके जरिए आप प्लेन में चढ़ते हैं। तो प्लेन यहाँ पर खड़ा रहेगा। इस टर्मिनल से होते हुए आप इस एप्रिन में आएंगे, प्लेन में चढ़ेंगे और प्लेन फिर यहाँ से होता हुआ ठीक बाईं तरफ आप जाएंगे तो वो रनवे है, जो रनवे हमने आपको दिखाया वहां पर प्लेन पहुंचेगा और फिर उस रनवे से उड़ान भर ली जाएगी। ये वो रनवे है जहां से सपनों की उड़ान भरी जाएगी। ये रनवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। 80% काम इस रनवे का पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह के 6 रनवे होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 3 रनवे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रनवे तैयार किए जाएंगे और यही एक वजह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर उभरने वाला है। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से रनवे को तैयार किया जा रहा है। इस पूरे रनवे की हम बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो 3 किलोमीटर से ज्यादा की है। मतलब जो इसका पूरा जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं वो लगभग 3.9 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। ये जो रनवे है ये नॉर्दर्न रनवे है। ऐसे ही जो आगे जिस तरह से काम बढ़ता जाएगा तो इसका एक साउदर्न रनवे भी होगा, वहां पर भी इस तरह से रनवे तैयार किए जा रहे हैं। रनवे की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पर किस तरह से अब यहाँ पर मार्किंग की गई है। रनवे के बीच में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब इस तरह से मार्किंग की गई है। ये सर्कल्स बनाए गए हैं, ये मार्किंग की गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट्स लगाई जाएंगी और कंक्रीट और डामर से इस रनवे को तैयार कर दिया गया, लेकिन अब लाइटिंग का काम बाकी है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लगभग 80% का काम इस रनवे का तैयार हो चुका है। आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश में बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों के आतंक की। वहां आदमखोर भेड़ियों के एक झुंड की वजह से लोग ऐसी दहशत में हैं कि उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अलग अलग ग्रुप्स में लोग 24 घंटे पहरा देने को मजबूर हैं। काफी मेहनत के बाद चौथा आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया।
भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए वन विभाग और पुलिस अच्छी खासी तादाद में मैदान पर डटे हुए हैं। माना जा रहा है कि जंगलों के सिमटते दायरे की वजह से ही भेड़ियों ने भोजन के लिए इंसानी बस्तियों का रुख करना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा है कि अब तक भेड़ियों के झुंड ने 9 लोगों की जान ले ली और इसमें एक महिला समेत 8 बच्चे शामिल हैं। वन विभाग की टीम ने चप्पा चप्पा छाना, कछार के इलाकों में पहरा बैठाया, ड्रोन से नजर रखी, तब जाकर बहराइच में खौफ की वजह बना ये चौथा भेड़िया पकड़ में आया। वन विभाग ने पकड़ लिया है उस भेड़िए को, ट्रैंकुलाइज किया हुआ था, अभी ये पूरी तरीके से अपने होश में आ गया है और इसे वन विभाग ने अपना जो केज है उसमें पकड़ के उसने पकड़ के रखा हुआ है। ये बेहद ही खूंखार भेड़िया है और कहा जा रहा है, माना जा रहा है अधिकारियों के मुताबिक कि ये एक आदमखोरों में से ये भी एक है। 6 में से 3 पहले पकड़े गए थे, ये अभी पकड़ा गया है। थोड़ी देर पहले जब इसे पकड़ा जा रहा था तो हम लोगों ने देखा है बहुत मुश्किल से रात भर के ऑपरेशन में दर्जनों की तादाद में वन्यकर्मी लगे थे। इन्होंने बाड़े लगाए, इसके अलावा जाल लगाया, एग्जिट रूट दिया, ट्रैंकुलाइज किया और तब इसे पकड़ा गया है। पिछले कई दिनों से बहराइच के औराही गांव में एक ही नाम गूंज रहा है, आदमखोर। 6 भेड़ियों ने कुछ दिनों से गांव में आतंक मचा रखा है। तमाम बच्चों को भेड़िया निशाना बना चुका है। 3 भेड़ियों को वन विभाग ने कल पकड़ लिया था, चौथा आज पकड़ा गया है। जिस जगह पर भेड़ियों का गिरोह एक्टिव है, वहां उनकी तलाश कतई आसान नहीं है। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, दरअसल आदमखोर भेड़ियों को खोजने की वो कोशिश है जो उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे पीछे आपको वन्यकर्मी, जो वन विभाग के लोग हैं, वो किस तरीके से इन भेड़ियों की तलाश में उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये कछार का एरिया है, घाघरा का कछार है और हरबख्शपुरा जो गांव है पुरवा, उसके पास बड़ी संख्या में जो वनकर्मी हैं उन्होंने घात लगाकर रखा हुआ है। एक तरफ से जाल लगाए गए हैं, दूसरी तरफ से उसे खदेड़ने की कोशिश होगी। दरअसल ये जो भेड़ियों का एक समूह है जो ट्रैक किया गया है, जो लोकेशन है वो ड्रोन के जरिए इस तरफ ट्रैक किया गया है और ये गांव से काफी दूर है, तकरीबन कई किलोमीटर की दूरी के बाद ये घाघरा के कछार के इलाके में ये आपको दिखाई देगा। देखिए अलग अलग जगहों पर दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, घात लगाए हैं, कईयों के पास ट्रैंकुलाइजर मशीन है, डॉक्टर हैं, जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल तो 6 में से कुछ भेड़ियों को दबोचकर वन विभाग की टीम राहत की सांस ले रही है, मगर गांव वालों के जहन से खौफ गया नहीं है। फिरोज नाम का बच्चा अभी भी सदमे में है। उस पर कुछ दिन पहले भेड़िए ने हमला किया था। वो गनीमत रही कि मां के शोर से लोग आ गए और भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। कितने थे भेड़िए? 2-3 थे? कितने? 2 थे। बचा कैसे? बच्चा है, बच्चा गाँव वाले दौरे हैं तब बच्चा खेत में बेहोश पड़ा रहा तब। रात में हमला किया था, दिन में था? 12 बजे रात के हमला कैसे। और ये बच्चा फिर किस हालत में था? फिर कैसे क्या अस्पताल ले जाना पड़ा? किस हालत में? बेहोश रहा, बेहोश पड़ा रहा, अस्पताल का ले गए हैं तब हुआ होश आवा है। हाँ, जब बोतल वोतल चढ़े लगा पट्टे के नहीं। लेकिन ऐसे तमाम परिवार हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को भेड़िए का निवाला बनते देखा है। मार्च से अभी तक भेड़ियों का झुंड 9 जाने ले चुका है। जुलाई से अब तक 6 बच्चे भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भेड़िए बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं?
वाइल्ड एनिमल कहे जाने वाले भेड़िए रात में ही लोगों पर हमला क्यों करते हैं और ये झुंड में ही क्यों चलते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हमें मिला। दिल्ली चिड़ियाघर के बाड़े में दिख रहे भेड़िए और उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोहराम मचा रहे भेड़ियों के मिजाज में थोड़ा फर्क है। अपने बाड़े में बेहद शांत सा दिख रहा भेड़िया झुंड में रहने के दौरान कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। बेसिकली ये जो एनिमल है ये बड़ा लॉयल एनिमल है और वाइल्ड में है तो पैक में रहता है ये, और पैक में रहता है इन द सेंस कि मतलब कि ये एक साथ करीब 40, 30, 10 इस तरीके के ग्रुप्स में रहते हैं ये। तो ये जब ग्रुप में चलते हैं तो ये सब आपस में इन सब ग्रुप की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद में ये कम से कम एक दिन के अंदर 20 से 30 किलोमीटर का ट्रेवलिंग टाइम भी ये अपना वाइल्ड में लेते हैं। चिड़ियाघर की तुलना में खुले या जंगल में घूमने वाले भेड़िए का रवैया खूंखार हो जाता है। इनमें अपने समूह और परिवार के लिए जान देने तक प्रवृत्ति विकसित होती चली जाती है। वो जान लेने से भी हिचकते नहीं हैं। वाइल्ड में भी अगर बात करते हैं तो अगर इनके ट्रुप पे इनको लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके की इनको डर है कि मतलब कि कोई भी प्रे इनको अटैक कर सकता है, तो उस टाइम पे ये ट्रुप जो चलता है तो एग्रेशन बिहेवियर ये शो करता है। भेड़ियों को खुद पर हमले का डर ज्यादा रहता है, इसलिए वो रात में ही अपने लिए शिकार खोजना पसंद करते हैं। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी उनका शिकार हो सकते हैं। बच्चों का वजन कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें जबड़े से उठाकर ले जाने में बेहद आसानी होती है। स्टडी में भी ये पाया गया है कि ये बेसिकली अटैकिंग मूव में जब आते हैं तो बच्चों को ये सबसे पहले हंट करते हैं, जिससे कि ये इजी टू कैरी होता है इनके लिए। जिससे कि ये बच्चे को एक बार उठाया और उठाने के बाद अपनी बरों में चले गए तो पता नहीं चलता है। तो ये जब उनको लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में फूड अडेप्टेबिलिटी है तो ये वहाँ पर फिर अपना वास बना लेते हैं। अमूमन छोटे जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरने वाले भेड़ियों को एक बार इंसानी खून की लत लग जाए तो वो नरभक्षी बन जाते हैं। भूख लगने पर जंगल के आसपास मौजूद इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं। अगर जानवर को ह्यूमन ब्लड की स्मेल और ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अगर आ गया तो उसकी हमेशा ये रहती है रीच कि मतलब कि किसी भी तरीके से हमको यही मीट ये डेली उसमें रिक्वायरमेंट में मिल जाए। बेसिकली तो ये जो हंट करते हैं अपने स्मॉल मैमल्स को ही हंट करते हैं। स्मॉल मैमल्स को हंट करके ही अपना पेट भरते हैं वाइल्ड के अंदर। और हम लोग यहाँ पर जू के अंदर इनको बीफ देते हैं, बफेलो काफ मीट देते हैं और चिकन भी देते हैं, जिससे कि इनकी डाइट को कंप्लीट किया जाता है और अदर न्यूट्रिशन वैल्यूज को भी हम लोग इसके अपने फीडिंग में ऐड करते हैं। यूपी के बहराइच में बच्चों को अपना निवाला बना रहे भेड़ियों के पकड़े जाने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि घायल होने की स्थिति में उनका भी उपचार हो सके। अगर ये मिल जाते हैं, मिल तो जाएंगे ही, क्योंकि अगर जहां पर ये निकले हैं अगर वो फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये या तो वापस से अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में मूव कर जाएंगे। और अगर फॉरेस्ट टीम इनको रेस्क्यू कर लेता है तो फॉरेस्ट टीम इसको रेस्क्यू करने के बाद कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेगा। देन आफ्टर दैट अगर वो किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी नहीं है या कुछ नहीं है तो फिर वापस से इनको वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा, वो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। भेड़ियों को आमतौर पर रेगिस्तान और ज्यादा बारिश होने वाली जगह पसंद नहीं होती है। दुनिया में ज्यादातर भेड़िए एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।